हेलो गाइस। तो आज हम लोग आपके इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पोएम जो कि है डस्ट ऑफ स्नो उसको एनालाइज करने जा रहे हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग पोएट के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट वेल नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन, यानी कि इनको मेनली अपने सिंपल और रियल राइटिंग्स के लिए जाना जाता है। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जो भी सिचुएशंस फेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, ये मेनली उसी पर लिखा करते थे। ये अपने कॉलिक्वल स्पीच के लिए भी जाने जाते हैं। कॉलिक्वल स्पीच मीन्स इनफॉर्मल ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो जनरल कॉन्वर्सेशन में यूज होता है, वही वाला लैंग्वेज। सो दिस इज अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पोएम व्हिच इज डस्ट ऑफ स्नो। तो पहली बात तो यहाँ पर आप लोग शायद डस्ट का मतलब धूल समझ रहे होंगे, बट नहीं, यहाँ पर डस्ट का मतलब है स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स। डस्ट ऑफ स्नो, छोटे छोटे पार्टिकल्स स्नो के। तो टाइटल तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये पोएम एक इंसिडेंट जो कि है स्नो का गिरना, उसको बता रहा है, उसको दिखा रहा है, एंड उसके थ्रू पोएट और भी बहुत सी बातें बता रहे हैं। ये 2 स्टैंजास 8 लाइंस की छोटी सी पोएम है, बट इसका मतलब बहुत डीप है, जो इसको पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा। इस पोएम को एनालाइज करने के बाद इसमें आपको नेचर और ह्यूमन के बीच एक कम्युनिकेशन होता है वो पता चलता है। और जैसा हम जानते हैं बहुत तरह के ह्यूमन इमोशंस होते हैं, जिसमें नेगेटिव इमोशंस भी आते हैं। तो नेचर के पास उस नेगेटिव इमोशन को दूर करने की कैपेसिटी होती है, यानी उस नेगेटिव इमोशन को हील करने की कैपेसिटी होती है, हीलिंग कैपेसिटी। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे नेचुरल इवेंट्स होते हैं, उनका कितना सिग्निफिकेंस होता है वो भी हम लोग को इस पोएम से पता चलता है। इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, उसको भी शैटर कर रहे हैं। सुपरस्टिशन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, कुछ ऐसे बिलीफ्स जो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं, फर्म हो जाते हैं बिल्कुल, और उसके पीछे कोई साइंटिफिक वैलिड रीज़न नहीं होता है। तो पोएट इस पोएम में एक नेचुरल इंसिडेंट को बताकर उन बिलीफ्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो जितनी चीज़ें थी, कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन एंड द हीलिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर, सिग्निफाइंग स्मॉल नेचुरल इवेंट्स एंड ब्रेकिंग द सुपरस्टिशन, ये सारा इस पोएम का ना सेंट्रल आइडिया है। एंड पोएट ये सारे सेंट्रल आइडिया को एक स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट के थ्रू हम लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट क्या था जिसका पोएट पर इम्पैक्ट पड़ा, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा में 2 चीज़ों का मेंशन है, विच इज़ क्रो एंड हेमलॉक ट्री। अब क्रो तो आप लोग सब जान रहे हैं। तो ये क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बैड साइंस की तरह यूज़ किया गया है। इनफैक्ट क्रो को बैड ओमन ही कंसीडर किया जाता है। हमारे सोसाइटी में भी हम सुनते रहते होंगे, जैसे अगर 5 कौवे बैठे हैं देन बीमार पड़ सकते हैं, और 6 है तो किसी के डेथ की प्रोबेबिलिटी है। ऑल्दो दीज आर सुपरस्टिशन, यू डोंट नीड टू बिलीव ऑन ऑल दैट। क्रोस को तो डेथ के सिनोनिम्स के जैसे भी यूज़ किया गया है। इन लिटरेचर ऑल्सो वी यूज क्रोस एज अ सिंबल ऑफ बैड। जैसे उसको विचेस से एसोसिएट करते हैं, विचेस मीन्स चुड़ैले, डार्कनेस से एसोसिएट करते हैं, कॉन्स्पिरेसी मीन्स षड्यंत्र। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग लिटरेचर में भी क्रोस को एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्रोस का तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस पोएम में क्रोस को बैड ओमन की तरह ही यूज़ किया गया है। अब दूसरा है हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, इसका हर एक पार्ट पॉइजनस होता है। इवन द डेड केन्स ऑफ दिस ट्री रिमेन टॉक्सिक फॉर अप टू 3 years। केन्स का मतलब लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टेम जो ट्री का होता है, पर स्कूल्स में वो टीचर वो स्टिक यूज़ किया करते थे ना, लॉन्ग हॉलो सा, तो वही होता है बिल्कुल। अब तो नहीं यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही यहाँ कुछ बैड इंडिकेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हेमलॉक ट्री भी यहाँ बैड ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वो पॉइजनस ट्री है। अब कुछ पॉइजनस है, जहरीला है, तो वो गुड क्यों इंडिकेट करेगा? तो क्योंकि वो पॉइजनस है तो वो भी यहाँ पे बैड ही साइन दे रहा है। अब तो ये दोनों क्या बैड बता रहे हैं? कुछ तो बैड बता रहे हैं, कुछ बैड इंडिकेट कर रहे हैं, बट वो क्या है? तो ये दोनों पोएट का बैड मूड उसको शो कर रहे हैं। पोएट का मूड अभी बहुत खराब है, तो ये दोनों चीज़ें पोएट के बैड मूड को ही शो कर रहा है। क्योंकि ये दोनों बैड ओमेंस है, तो इससे रिलेटेड जो कुछ इंसिडेंट होगा वो भी बैड ही होगा, वो ये भी बता रहे हैं।
तो लाइन बाय लाइन पढ़कर हम लोग पोएम को समझते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टैंजा है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो क्रो और हेमलॉक ट्री का तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि वो बैड ओमेन है, यहाँ पे बैड ओमेन की तरह यूज किया गया है यहाँ पे। तो द वे अ क्रो, जिस तरह से एक कौए ने शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिराया, स्नो के स्मॉल पार्टिकल्स को गिराया। कहाँ से गिराया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पे से गिराया। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरह से एक क्रो ने मुझ पर गिराया, क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो को गिराया, हेमलॉक ट्री से गिराया। तो इस स्टेंजा का मतलब यही था। एक बार और हम देखते हैं, जिस तरह से एक क्रो ने गिराया डस्ट ऑफ स्नो को हेमलॉक ट्री से। तो अब आप लोग इस स्टेंजा का मतलब तो समझ रहे होंगे। ऑल्दो यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि क्रो ने कैसे स्नो गिराया पोएट के ऊपर। अब हो सकता है कौवा पेड़ पर बैठा हो तो पेड़ के हिलने से स्नो गिरा हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, वो मैटर भी नहीं करता है। आफ्टर स्नोफॉल सरफेसेस पे कैसे स्नो रह जाता है, और किसी ट्री पर ऐसे ही स्नो है तो उसे पकड़कर थोड़ा रैटल कर दो तो वो स्नो के स्मॉल पार्टिकल्स गिरते हैं, वही है डस्ट ऑफ स्नो। कभी आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो ऐसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो क्रो ने पोएट के ऊपर गिरा दिया। तो इस स्टैंजा का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे स्टैंजा को देखते हैं। तो दूसरा स्टैंजा है, हैज गिवन माई हार्ट, हार्ट मीन्स दिल, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued means regret करना, पछताना। तो has given my heart a change of mood। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, क्रो ने जो डस्ट ऑफ स्नो गिराया पोएट के ऊपर, उससे पोएट का हार्ट और मूड दोनों चेंज हो गया पूरा। And saved some part of a day I had rued। और उनके दिन का कुछ समय बच गया वेस्ट होने से, क्योंकि दिन का एम्पल टाइम तो उन्होंने अपने बैड मूड में ही वेस्ट कर दिया था। तो इस इंसिडेंट ने उनका कुछ समय बचा लिया वेस्ट होने से। हाँ, पूरा टाइम नहीं बचाया, क्योंकि पूरे टाइम तो वो बैड मूड में ही थे। उनके उस खराब मूड के कारण उनका दिन का ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो ही चुका था। बट इस इंसिडेंट के बाद, ये जो क्रो ने स्नो गिरा दिया उनके ऊपर, तो इस इंसिडेंट के बाद ना उनका मूड चेंज हो गया पूरा। उनका मूड अच्छा हो गया होगा, वो अब जॉली मूड में आ गए होंगे। तो इससे उनके दिन का जो कुछ समय था बचा हुआ, वो बर्बाद होने से बच गया। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू दिस इंसिडेंट। तो इस स्टैंजा का मतलब भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो इस इंसिडेंट ने मेरा हार्ट एंड मूड दोनों चेंज कर दिया पूरा, एंड मेरे दिन का कुछ समय बचा लिया बर्बाद होने से, क्योंकि दिन का ज़्यादातर टाइम तो बर्बाद कर दिया था उन्होंने अपने बैड मूड में ही। तो ये कुछ टाइम उनका बच गया बर्बाद होने से इस इंसिडेंट के कारण। तो अब एक बार हम लोग पूरे पोएम का साथ में मीनिंग देख लेते हैं। जिस तरह से एक क्रो ने मेरे ऊपर गिराया डस्ट ऑफ स्नो को, स्नो के स्मॉल पार्टिकल्स को गिराया हेमलॉक ट्री से, इससे मेरा हार्ट एंड मूड दोनों चेंज हो गया और मेरे दिन का कुछ पार्ट बच गया वेस्ट होने से। तो यही था इस पोएम का मीनिंग। यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री जो कि बैड ओमेन्स हैं, अब उससे रिलेटेड जो इंसिडेंट हुआ, तो सुपरस्टिशन की माने तो इसके बाद तो कुछ बुरा ही होना चाहिए था ना, बट सी यहाँ पे तो कुछ अच्छा ही हुआ। एक छोटे से नेचुरल इंसिडेंट से पोएट का मूड चेंज हो गया और उनका डे वेस्ट होने से बच गया। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे माइंड में कुछ बिलीफ सेट हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं कि नहीं, इनसे तो कुछ बुरा ही होगा। लेकिन नहीं, ऑलवेज ऐसा नहीं होता। वही बिलीफ्स, वही कुछ छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ अच्छा कर देती हैं, अच्छा रिजल्ट दे देती हैं। तो थोड़ा नोटिस करने का ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव चेंज करने का। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली रास्ता काटती है और उसके बाद कुछ अच्छा हो जाए तो कोई नोटिस नहीं करता कि अरे बिल्ली के रास्ता काटने के बाद कुछ अच्छा हुआ। ये कोई बोलता है? किसी को सुना है आपने ऐसा बोलते हुए? नहीं ना। लेकिन अगर वही बिल्ली के रास्ता काटने के बाद कुछ बुरा हो जाए तो सब नोटिस करते हैं कि अरे बिल्ली ने रास्ता काटा है तो बुरा तो होना ही था। अब
ये सब चीज़ें हम लोग सोसाइटी में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जैसे एक और चीज़ है, इट इज़ एडवाइजेबल टू वॉक राउंड द लैडर रेदर देन अंडर इट। तो ये भी एक बिलीफ है कि नहीं, लैडर मीन्स सीढ़ी, कुछ ऊंचाई पे रखा होता है तो हम लोग सीढ़ी पे ही चढ़ के ना उस चीज़ को उतारते हैं, तो वही वाली सीढ़ी। तो ये भी एक बिलीफ है कि नहीं, लैडर के सीढ़ी के अंदर से मत जाओ बल्कि घूम कर जाओ। तो लोग सुपरस्टिशियस होकर डर कर लैडर के अंदर से नहीं जाते, जबकि यहाँ पे सुपरस्टिशन की जगह सेफ्टी की बात है। इट इज़ अ मेयर मेजर ऑफ ऑर्डिनरी सेफ्टी टू वॉक राउंड द लैडर। द फेलो एट द टॉप ऑफ द लैडर मे ड्रॉप एनीथिंग। वो खुद भी गिर सकता है, वो कुछ गिरा सकता है, इससे चोट किसको लगेगा, हमें ही नहीं लगेगा। अगर वो गिरेगा और हम लोग लैडर के अंदर से क्रॉस कर रहे होंगे तो हमारे ऊपर गिर जाएगा, या कुछ गिरा देगा हमारे ही ऊपर, चोट किसको लगेगा, हमें लगेगा। तो ये लॉजिकल है कि आप लैडर के राउंड होकर जाओ, लेकिन लोग यहाँ पे सुपरस्टिशियस होकर डर कर लैडर के, ये सोचकर कि नहीं, डर कर वो लोग लैडर के राउंड होकर जाते हैं, लॉजिकल होकर नहीं जाते हैं। एक लॉजिकल वे में सोचकर कि नहीं इससे हमें हार्म होगा, ये सोचकर वो लोग राउंड होकर नहीं जाते हैं, बल्कि डर कर जाते हैं राउंड होकर। तो ये सब हमारे रिजिड बिलीफ्स हैं। हमें ज़रूरत है तो बस एक पॉजिटिव बिलीफ सेट करने का, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखने का, स्मॉल इवेंट्स को नोटिस करने का, जैसा कि इस पोएम में पोएट ने किया। उन्होंने एक नेचुरल इंसिडेंट को सिग्निफाई किया। ये इंसिडेंट बहुत छोटा था, उसको सिग्निफाई किया उन्होंने, उसके लिए एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखा। वो चाहते तो इस इंसिडेंट को इग्नोर कर सकते थे, इनफैक्ट वो सुपरस्टिशियस होकर डर सकते थे कि आगे कुछ बुरा हो सकता है, और चेंज ऑफ मूड वाली बात को ऑब्जर्व भी नहीं करते। बट उन्होंने इस स्मॉल इंसिडेंट को नोटिस किया और नेचर की हीलिंग कैपेसिटी को देखा, जो हम लोग अपने रेगुलर बिजी लाइफ और अपने फर्म बिलीफ्स के कारण ऑब्जर्व नहीं करते। उन्होंने इस पोएम के थ्रू हमें ये सारी बातें बताई हैं। तो यही था आपका पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। आप लोग इस पोएम को पढ़िए, समझिए, देन कोई भी क्वेश्चन आता है, देन कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।